जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा अमेज़न एफबीए होलसेल का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने अमेज़न के बेसिक्स के अबाउट जाना था कि अमेज़न है क्या, इसके ऊपर कौन कौन से मॉडल्स हैं जो हम कर सकते हैं और कौन कौन सा प्रोसेस है जो वर्किंग करता है। अब मैं एक बार फिर आपको ये चीज़ डिफ़ाइन कर दूं कि अमेज़न के ऊपर सिर्फ दो तरह के मॉडल्स हैं जो हम कर सकते हैं, एफपीए और एफबीएम। FBA मीन्स फुलफिल बाय अमेज़न और FBM मीन्स फुलफिल बाय मर्चेंट। सिर्फ ये दो मॉडल्स हैं जो हम अमेज़न के ऊपर कर सकते हैं। बाकी होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबल ये प्रोसेस हैं जो हम अमेज़न के ऊपर करते हैं, ये मॉडल्स नहीं हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि विच मार्केट प्लेस आर बेस्ट फॉर अमेज़न FBA होलसेल। तो वो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि मार्केट प्लेस FBA होलसेल के लिए अमेज़न के ऊपर दो ही बेस्ट हैं, USA एंड UK। उसके बाद आ जाता है अकाउंट टाइप्स। अमेज़न के ऊपर सिर्फ दो तरह के अकाउंट्स ही बनते हैं, इंडिविजुअल एंड बिजनेस। देन हमने बात की थी अमेज़न के ऊपर कस्टमर्स की। तो अमेज़न के ऊपर वर्ल्ड वाइड 310 मिलियन कस्टमर्स हैं और 1.5 मिलियन सेलर्स हैं। उसके बाद हम अमेज़न के ऊपर एज अ सेलर काम कर सकते हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं और एज अ इन्वेस्टर काम कर सकते हैं। हमारे पहले लेक्चर में हमने अमेज़न के बेसिक्स में ये सब चीज़ें क्लियर कर ली थी, जिसमें कस्टमर्स, मॉडल्स, मार्केट प्लेसेस और अकाउंट टाइप्स। अब हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट टाइप्स की बात करते हैं। तो अमेज़न के ऊपर सिर्फ दो तरह के अकाउंट बन सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक बिज़नेस। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको पासपोर्ट और आईडी कार्ड प्लस बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। अब बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको जो है क्लियर कर दूँ कि बैंक स्टेटमेंट मोस्टली लोग पूछते हैं कि कितनी होनी चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या कितनी। तो ये आप किसी आउट ऑफ कंट्री के लिए तो वीज़ा अप्लाई आपने करना नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट जो अमेज़न आपसे मांगता है वो बेसिकली आपका जो एड्रेस होता है वो वेरीफाई करने के लिए आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है, और आपकी स्टेटमेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। सो विच मीन्स कि डजेंट मैटर आपकी स्टेटमेंट 5,000 है, 10,000 है, वो चल जाएगी। सिर्फ आपका जो एड्रेस है वो अमेज़न ने वेरीफाई करने के लिए आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगी होती है। अब ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है पासपोर्ट और आईडी कार्ड वाला जो ऑप्शन है। अब ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप किसी का भी आईडी कार्ड या पासपोर्ट उठा के, बैंक स्टेटमेंट उठा के उसका स्टोर नहीं बना सकते। अमेज़न जो है, जब भी आप अमेज़न के ऊपर कोई सेल्स सेंट्रल बनाते हो तो जिसकी डिटेल पे आप वो सेल्स सेंट्रल बनाते हो, अमेज़न उसकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करता है, देन आपका स्टोर जो है वो अप्रूव होता है। उसके बगैर आपका स्टोर अप्रूव नहीं होता। अब दूसरा स्टोर जो है वो बनता है अमेज़न के ऊपर बिज़नेस टाइप। बिज़नेस टाइप स्टोर के अंदर आपको चाहिए होता है पासपोर्ट या आईडी कार्ड प्लस बैंक स्टेटमेंट, और तीसरा जो इसमें डॉक्यूमेंट लगता है वो है कंपनी जिसको यूएसए में एलएलसी कहते हैं और यूके में एलटीडी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं प्लान्स की तरफ। तो हर सेलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लान्स ज़रूर होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, जैसे कि शॉपिफाई है। शॉपिफाई के ऊपर जब आप न्यूली वेबसाइट बनाते हो अपनी या स्टोर लॉन्च करते हो तो उसके ऊपर शॉपिफाई आपसे हर मंथ $1 चार्ज करता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 3 मंथ्स शॉपिफाई के ऊपर गुजर जाते हैं तो शॉपिफाई आपसे $25 चार्ज करता है पर मंथ। उसके और भी प्लान्स हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह अमेज़न के भी प्लान्स हैं उसके स्टोर्स के रिलेटेड, जिनमें दो तरह के प्लान्स आते हैं, एक इंडिविजुअल प्लान और एक बिजनेस प्लान। इंडिविजुअल प्लान में क्या होता है कि अमेज़न आपसे 0.99 सेंट्स पर सेल चार्ज करता है, विच मीन्स कि जब आपको आपके अमेज़न सेल्स सेंट्रल के ऊपर कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़न आपसे एक ऑर्डर के बदले 99 सेंट्स चार्ज करता है, प्लस नो चाइल्ड एसेस प्लस नो पीपीसी। नो चाइल्ड एसेस मीन्स, चाइल्ड एसेस क्या होता है, अब जैसे कि आपने एक स्टोर बनाया है अमेज़न का, अब आप चाहते हो कि आपका कोई वीए, ठीक है, या कोई सेकंड पर्सन जो है आपका वो स्टोर मैनेज करे, तो उसके लिए आप उसको चाइल्ड एक्सेस देते हो अपने स्टोर की। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल प्लान अपने स्टोर के ऊपर यूज़ करते हो तो आप
किसी दूसरे पर्सन को चाइल्ड एक्सेस नहीं दे सकते। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन नो पीपीसी का। नो पीपीसी मीन्स कि आप अगर अपने अमेज़न स्टोर को एज अ इंडिविजुअल लेके चलते हो तो आप अपने स्टोर के ऊपर किसी तरह की एड कैंपेन भी रन नहीं कर सकते इंडिविजुअल प्लान में। ठीक हो गया। अब दूसरा प्लान आ जाता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है? अमेज़न आपसे $39.99 चार्ज करता है बिजनेस प्लान के। डजेंट मैटर कि आपके स्टोर पे कोई सेल आ रही है या नहीं आ रही, अमेज़न ने आपके अकाउंट से हर माह $40 जो है वो चार्ज करने हैं। अब जो न्यूली सेलर है, मैं उनको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है इंडिविजुअल प्लान के साथ जाएं, क्योंकि अगर आप बिज़नेस प्लान के साथ जाएंगे तो आप जो है मे बी अगर आपको इसमें लॉस होने के भी चांसेस ज़्यादा नज़र आ सकते हैं खुद ही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आपको कोई सेल ही नहीं आती न्यूली एज अ सेलर तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको $40 जो है अमेज़न को अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं। तो इसलिए आप जो स्टार्टिंग में आप जो है इंडिविजुअल प्लान के साथ जाएं, देन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी सेल ज़्यादा हो जाए तब आप बिज़नेस प्लान को चूज़ करें। अब इंडिविजुअल वाले जो अकाउंट टाइप वाले हैं वो भी दोनों प्लान यूज़ कर सकते हैं और बिज़नेस टाइप अकाउंट वाले भी दोनों प्लान्स यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स कि आपके पास दोनों में से कोई भी टाइप वाला अकाउंट हो, आप दोनों में से कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं होता। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर FBA होलसेल। USA के लिए आपको मैंने बताया था कंपनी को LLC कहते हैं और UK में कंपनी को LTD कहते हैं। अब FBA होलसेल के लिए कंपनी रिक्वायर मेन होती है। ये पाकिस्तान वाला हिसाब अमेरिका में नहीं होता कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप पहले वो बिज़नेस स्टार्ट कर लें, देन जब आपका वो बिज़नेस चल जाए तो फिर आप जाके कोई जो अपनी कंपनी वो रजिस्टर करवाएं। अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे मैं आपको पहले दिन से मिसाल दे रहा था कि कोक के ब्रांड के साथ जब आप रब्ता करते हैं तो आप कोई नॉर्मल पर्सन बन के जाके कोक के ब्रांड से बात नहीं करेंगे। जब भी आपने किसी भी ब्रांड के साथ होलसेल स्टार्ट करना है तो वो ब्रांड आपसे आपकी कंपनी के ही डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ठीक है, जिसमें आ जाता है LLC रजिस्ट्रेशन। जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर लेते हो तो आपको एक लेटर मिलता है जिसे लेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद EIN नंबर, रीसेलर परमिट, बैंक अकाउंट, फ़ोन नंबर USA का, प्रोफेशनल ईमेल एंड वेबसाइट। जब भी आप किसी ब्रांड के पास भी जाओगे वो आपसे लेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मांगेगा, EIN नंबर मांगेगा, सेलर परमिट मांगेगा, सेलर परमिट को टैक्स नंबर भी कहते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट मांगेगा, फ़ोन नंबर, प्रोफेशनल ईमेल का यहाँ पे कैसे रोल अदा होता है, जब आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है तो आपने उसी कंपनी के नाम पे अपनी वेबसाइट बनानी होती है और उसी वेबसाइट के नाम पे आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल भी बनवाते हो। ज़ाहिर सी बात है अब किसी भी ब्रांड के पास जाओगे आपने एज अ प्रोफेशनल ही उसके साथ बात करनी है, तो इसलिए आप जिस मेल से उस ब्रांड के साथ रब्ता करोगे वो मेक श्योर रखनी है कि आपकी मेल जो है आपकी कंपनी के नाम की ही हो, ताकि ब्रांड इस चीज़ की श्योरिटी कर सके कि आप एक ऑथेंटिक कंपनी हो जो उसके साथ एज अ होलसेल रीसेलर काम करना चाहती हो। मोस्टली जो है वो ये गलती कर देते हैं कि अपनी जिस नाम की कंपनी रजिस्टर अमेरिका में करवाते हैं उस नाम की वेबसाइट नहीं बनवाते और फिर उसी नाम की ज़ाहिर सी बात है आपकी प्रोफेशनल ईमेल भी नहीं बनती, जिसकी वजह से आपका जो ब्रांड के साथ इम्प्रेशन होता है वो उस हिसाब से नहीं पड़ता जैसा आप चाहते हो। इसलिए मेक श्योर रखें कि जिस नाम का आप अपना जो है नाम रजिस्टर करवाते हो अमेरिका के अंदर कंपनी का, उसी नाम की आपकी वेबसाइट हो और उसी नाम की आपकी प्रोफेशनल ईमेल हो। प्रोफेशनल ईमेल जो है ब्रांड से अप्रूवल लेने में खासा जो है एक इम्पैक्ट रखती है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ईमेल ही होती है वही होती है एक ज़रिया आपके ब्रांड के साथ बात करने का, ठीक है। तो आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल का नाम जो है वो हमेशा अपनी कंपनी के नाम के साथ रखें ताकि ब्रांड को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आप एक ऑथेंटिक कंपनी हैं जो उसके साथ एज अ रीसेलर
होलसेल अकाउंट ओपन करके काम करना चाहते हो। और यही वो डॉक्यूमेंट्स है जो हम अमेरिका के अंदर यूज़ करते हैं किसी भी ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए एज अ कंपनी LLC रजिस्टर करवा कर। ये डॉक्यूमेंट्स के बिना आप किसी भी ब्रांड से अप्रूवल नहीं ले सकते। तो मेक श्योर कि जब भी आप FBA होलसेल करें तो सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो UK हो। ठीक हो गया। अब जो है वो हम बात करते हैं UK की कंपनी के अबाउट। तो UK की कंपनी को कहते हैं LTD। इसमें आपको LTD जो है अपनी कंपनी जो है वो 20% वैट के साथ रजिस्टर करवानी पड़ती है। उसके बाद बैंक अकाउंट, फ़ोन नंबर, प्रोफेशनल ईमेल और वेबसाइट। 20% वैट वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि UK के अंदर बहुत मसला होता है टैक्स का। वैट कहते हैं टैक्स को। आपको बहुत सी चीज़ों के ऊपर वैट जो है आपकी कॉस्ट के करीब करीब भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से आप UK के अंदर जब भी अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हो तो वो 20% वैट के साथ ही रजिस्टर करवाते हो। सेम प्रोसेस UK में भी होता है। अब सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है जो है बजट का, जो मोस्टली क्वेश्चन होता है कि बजट कितना रिक्वायर होता है FBA होलसेल के लिए USA में और UK में। फॉर USA 2K to 2500 मिनिमम बजट होता है डॉलर्स में। इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस लाइक अकाउंट क्रिएशन एंड इन्वेंट्री परचेजिंग। अब ये बजट इतना रिक्वायर किस तरह से होता है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस लाइक अकाउंट क्रिएशन एंड इन्वेंट्री परचेजिंग। इसमें अकाउंट क्रिएशन से लेके इन्वेंट्री परचेजिंग तक सब कुछ ऐड होता है। अब अकाउंट क्रिएशन में लाइक आप कह लेंगे अगर आप बिजनेस प्लान के साथ चलते हैं तो $40 आपके वहाँ पे लगते हैं। देन जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो वो सबसे मेन चीज़ मैटर करती है आप किस स्टेट में करवाते हो। लेकिन रफली भी आप कह लें तो $500 आपका खर्चा आ जाता है LLC और अकाउंट क्रिएशन पे। देन आपके पास जो रेस्ट ऑफ दी अमाउंट बचती है वो यहाँ तो बचती है $1500, यहाँ बचती है $2000। अब जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब आप कोक के साथ बात कर लेते हो, उसके ब्रांड के साथ आपको अप्रूवल मिल जाता है, तब आप कोक को कहते हैं कि मुझे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करो। कोक हो या कोई भी ब्रांड हो, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका एक MOQ होता है। हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक MOQ होता है। वो MOQ मे बी $1000 का हो, मे बी 1500 का हो, मे बी $500 का हो, मे बी 5 का $10,000 का हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये बजट आपको रिक्वायर होता है USA में $2000 से $2500 मिनिमम, ताकि जब आप किसी ब्रांड से अप्रूवल लो तो आपके पास इतनी अमाउंट बैकएंड पे हो कि आप उस ब्रांड की इन्वेंट्री को परचेज़ कर सको। उसके MOQ के लिए आपके पास पैसे मौजूद हों अपने अकाउंट क्रिएशन और तमसीस के बाद। इसी तरह सेम बजट जो है UK के अंदर भी है $2500 से $3000 मिनिमम, जिसमें आपका अकाउंट क्रिएशन से लेके इन्वेंट्री परचेजिंग तक सब कुछ ऐड होता है। अब इसीलिए ये बजट आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका एक या दो ब्रांड इजीली जो है उसकी इन्वेंट्री भी परचेजिंग हो सकती है, आपका अकाउंट भी बन सकता है और आपका जो है स्टोर जो है वो रन होना स्टार्ट भी हो जाता है। अब नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि गुड बजट हेल्प यू अ लॉट इन ग्रोइंग योर बिजनेस इन FBA होलसेल। अब जाहिर सी बात है अगर आपके पास अच्छा बजट होगा, इससे भी अच्छा 3000, 4000 या $5000 का, तो विच मीन्स कि आप 2 से 3 ब्रांड्स के साथ जा सकते हो होलसेल में स्टार्टिंग में, जो कि आपकी सेल्स में भी अच्छे रहते हैं और बाद में आपको प्रॉफिट भी बेहतर दे जाते हैं। अब यहाँ तक तो हमने अमेज़ोन के रिलेटेड जितने भी बेसिक थे वो सब कुछ जो है हमने सीख लिए हैं, जान लिए हैं। अमेज़ोन के रिलेटेड जान लिए है, FBA होलसेल के जितने बेसिक्स थे, LLC LTD के जितनी भी बेसिक्स बातें थी वो हमने यहाँ तक सारी डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो है आपको लेक्चर्स जो मैं दूंगा जिसके अंदर आपने मेन चीज़ें सीखनी हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये बेसिक जो थे वो 60% तो सबको पता थे, लेकिन 40% जिनको नहीं पता थे मेरी क्लासेस में, ये उनको भी अब क्लियर हो चुकी है। चीज़ FBA होलसेल के लिए LLC एंड LTD मीन कंपनी आपकी USA और UK के अंदर ये चीज़ मैटर करती है। ये चीज़ भी आपको मैंने A to Z क्लियर कर दी है। उसके बाद अब जो आगे आने वाला कोर्स है जिसमें आपको सारी चीज़ें नॉलेज के साथ मैंने सिखानी है,
वो अब सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो नेक्स्ट जो है हम अपने कोर्स में सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग एंड एनालाइजिंग। अब यहाँ पे आगे मैंने 70% किस लिए लिखा हुआ है कि FBA होलसेल में 70% रोल प्रोडक्ट हंटिंग और एनालाइजिंग का होता है। अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग और एनालाइजिंग आ गई है तो समझे कि आपका 70% काम इसी से क्लियर हो जाता है। वो इस तरह से कि अब देखें सेलर सेंट्रल तो वो इजीली हर कोई बना सकता है, ठीक है। अब अगर आप मुझे भी कहेंगे तो मैं आपको सेलर सेंट्रल बना दूंगा, डजेंट मैटर, वो इतनी बड़ी को बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सेलर सेंट्रल बनाने के बाद मेन चीज़ आ जाती है कि उसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, उसके ऊपर प्रोडक्ट कौन सी बेचनी है। तो ये चीज़ हम इस कोर्स में सीखेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग एंड एनालाइजिंग। अगर हम ये चीज़ इस कोर्स में सीख लेते तो हमारा 70% कोर्स इसी में क्लियर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग मींस कि अब देखिए हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, हमने प्रोडक्ट एनालाइज कर ली, सब कुछ फाइनलाइज कर लिया। अब प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से करना है वो चीज़ मैटर करती है। इस कोर्स में हम प्रोडक्ट सोर्सिंग सीखेंगे, ओपन होलसेल अकाउंट विद सप्लायर्स, सप्लायर्स के साथ होलसेल अकाउंट कैसे ओपन करना है, देन ब्रांड अप्रूवल, देन मैनेज प्रेप इन्वेंट्री बिफोर सेंडिंग इट टू द अमेज़न वेयर हाउस। अब प्रेप इन्वेंट्री का लफ्ज़ जो यहाँ पे यूज़ किया गया वो किस लिए यूज़ किया गया। अब देखिए हमने जब कोक से प्रोडक्ट ख़रीदनी है, ठीक है, प्रोडक्ट ख़रीद के उसको हमने अमेज़न के वेयर हाउस में डायरेक्ट नहीं बेचना, हमने उस इन्वेंट्री को शिप करवाना है अमेरिका के अंदर प्रेप सेंटर्स मौजूद होते हैं वहाँ पर। अब प्रेप सेंटर्स का इसमें क्या रोल होता है, प्रेप सेंटर जो है वो हमारी प्रोडक्ट को लेबल करते हैं अमेज़न वेयर हाउस में पहुंचने से पहले, ठीक हो गया। अब लेबल्स जो होते हैं वो किस तरह हम जो है इसमें ऐड करते हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्रिएट शिपमेंट प्लान। जब हम अमेज़न के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को अमेज़न वेयर हाउस भेजने से पहले उसका एक शिपमेंट प्लान बनाते हैं, ठीक है। उस शिपमेंट प्लान में अमेज़न हमें जो है उस प्रोडक्ट का SKU का एक कोड देता है जो हर यूनिट के ऊपर लगना होता है, ठीक हो गया। SKU लेबल जो होते हैं हमने क्या करना होता है कि हमने उन SKU लेबल्स को डाउनलोड करना होता है। देन वो SKU लेबल्स की फ़ाइल जो होती है वो SKU के लेबल्स की फ़ाइल को हमने उस प्रेप सेंटर वाले बंदे को जो है वो सेंड करनी होती है। देन वो प्रोडक्ट के ऊपर इन SKU लेबल्स को लगाता है और फिर वो प्रोडक्ट जो है अमेज़न के वेयर हाउस में शिप होती है और फिर जाकर जब हमारी वो SKU लेबल्स अमेज़न स्कैन करता है और फिर उस प्रोडक्ट को हमारे अमेज़न स्टोर के ऊपर लाइव करता है। ये आपके सामने मैं आपको एक अमेज़न SKU लेबल्स के एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसको कहते हैं SKU, ठीक है, इसको बारकोड भी कहते हैं। अमेज़न के ऊपर जब भी हम कोई शिपमेंट प्लान बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो अमेज़न उन प्रोडक्ट्स के लिए हमें ये SKU देता है, ठीक है। नीचे उस प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन सारी लिखी होती है, ठीक है, कंडीशन लिखी होती है। हमने क्या करना होता है इस SKU लेबल की फ़ाइल को डाउनलोड करके देन हमने प्रेप सेंटर वाले बंदे को भेजनी होती है। देन वो क्या करता है कि इन SKU लेबल्स को हमारी भेजी गई इन्वेंट्री के ऊपर लगाता है और फिर उस इन्वेंट्री को अमेज़न के वेयर हाउस में शिप कर देता है और फिर अमेज़न उस इन्वेंट्री को एक बार स्कैन करता है और फिर हमारे स्टोर के ऊपर उसे लाइव करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर मैनेज सेलर सेंट्रल तक A to Z आपको हर चीज़ जो है वो ब्रीफली समझाई भी जाएगी और दिखाई भी जाएगी, ठीक है। अगर आपको इन सब चीज़ों में किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप एनी टाइम मुझसे इंस्टाग्राम या मेरे कॉन्टैक्ट के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह हर तरह से गाइड करूँगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो है प्रोडक्ट हंटिंग और एनालाइजिंग का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इस कोर्स को मैनेज सेल्स सेंट्रल पे जाके ही ख़त्म करेंगे। जज़ाकल्लाह।